पुतिन के सबसे खास अलेक्जेंडर दुगिन का पुतिन से मोह भंग हो गया है। नाराज दुगिन ने पुतिन की हत्या का आह्वान किया है। खेरसोन से पीछे हटने पर आग बबूला हुए दुगिन। अलेक्जेंडर दुगिन को माना जाता है पुतिन का दिमाग और दुगिन की बेटी, याद होगा आपको, कार एक्सीडेंट में कर दी गई थी हत्या। ये साजिश रची गई थी अलेक्जेंडर दुगिन के लिए, लेकिन उसका शिकार उनकी बेटी हो गई थी। पुतिन के बेहद ये करीबी हैं, उनके ब्रेन कहे जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि आखिर पुतिन के इतने भरोसेमंद और बेहद करीबी शख्स को क्या हो गया है कि वो खुद अब पुतिन की हत्या का आह्वान कर रहे हैं। और चलिए, इसको अब समझना बहुत जरूरी है। अलेक्जेंडर दुगिन आखिर क्यों गुस्से में है, क्यों आग बबूला हो गए हैं व्लादिमीर पुतिन से? क्योंकि खेरसों से पूरी तरह से लगभग जो रूसी आर्मी है वो पीछे हट चुकी है, खाली कर दिया गया है। और ये बताया जा रहा है कि इससे काफी ज्यादा गुस्से में वही है अलेक्जेंडर दुगिन, जो कि पुतिन के दिमाग माने जाते हैं, जिन पर असैसिनेशन अटेम्प्ट किया गया था। लेकिन शिकार कौन हो गई? अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी। तो जो कुछ अलेक्जेंडर दुगिन ने कहा वो बेहद सनसनीखेज ही नहीं, बल्कि आने वाले वक्त में इसके अलग अलग नतीजे भी सामने आ सकते हैं। आइए पहले ये देखते हैं कि पूरा मामला है क्या। इसको बिग वॉल ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। पुतिन के दिमाग यानी कि दुगिन, अलेक्जेंडर दुगिन क्या बोले ये आप समझिए। पुतिन का दिमाग माना जाता है अलेक्जेंडर दुगिन को। पुतिन के दिमाग दुगिन बोले उसकी हत्या कर दो। बहुत ही सनसनीखेज। खेरसों से रूस के पीछे हटने पर आपे से बाहर हो गए हैं अलेक्जेंडर दुगिन। और यह बाकायदा मिरर की रिपोर्ट है जिसके हवाले से तमाम जो जानकारी सामने आई है। दुगिन ने पुतिन को सत्ता से बेदखल करके हत्या जैसी बात की, हत्या का आह्वान कर दिया है। और कौन सी बड़ी बात बोली गई है? खेरसों से रूस के पीछे हटने को दुगिन ने माना रूस के लिए बेहद शर्मनाक। ये अलेक्जेंडर दुगिन बोल रहे हैं। दुगिन ने खेरसों से वापसी को रूस के गौरव पर बहुत बड़ी चोट बताया। वो खेरसों जिसे रेफरेंडम करके विलय करने की घोषणा की गई थी। टेलीग्राम पर पोस्ट दुगिन के मैसेज को आनन फानन में हटा दिया गया। इतना सनसनीखेज बयान जो सामने आ गया था दुगिन के पोस्ट से, यूक्रेन में रूसियों पर हमले की आशंका अब और ज्यादा बढ़ गई है। इस पर बात करते हैं क्योंकि बात करना समझना बहुत जरूरी हो जाता है। इस पर बात करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई सर हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट। सर स्वागत है। प्रोफेसर अंशु जोशी जी, विदेशी मामलों की जानकार, मैम आपका स्वागत। कर्नल रिटायर्ड अनुराग शुक्ला, डिफेंस एक्सपर्ट। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डीके पांडे, डिफेंस एक्सपर्ट। सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल संजय सोई सर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आखिरकार ये हो क्या रहा है? अलेक्जेंडर दुगिन जो पुतिन के बेहद करीबी, अब उन्हें हत्या करने की आह्वान कर रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं। ये कैसे हो गया ये सब कुछ और क्या बतला रहे हैं? नहीं, ऐसा है कि जिस प्रकार ना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रूस इस समय अंडर प्रेशर है। बहुत ज़्यादा जोर है रूस के ऊपर, क्योंकि पहले हमने देखा वो कीव की तरफ बढ़ रहे थे, वहाँ से उन्होंने पॉलिसी चेंज की, कीव से विड्रॉ किया। फिर खारकीव का इलाका उन्होंने खोया, और जहाँ पर जिस प्रकार से आनन फानन में उन्होंने विड्रॉ किया था। और अब खेरसों जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है रशिया के लिए मेंटेन करने की, पुरानी कैपिटल रही है, स्टेट कैपिटल रही है, और एक अहम का सवाल था, वहाँ से रूस आज विड्रॉ करने में मजबूर हो गया है। और इसके पीछे कारण ये रूस के लिए प्रतिष्ठा पर बहुत बड़ी चोट है, पुतिन की प्रतिष्ठा पर बहुत बड़ी चोट है। एक सेना के मोराल पर भी बहुत फर्क पड़ता है, देश के मोराल पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। यही एक कारण है कि जो अंदर जिस प्रकार से विचार निकल के आ रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है। एक रिएक्शन इस पर आपसे, क्योंकि आप इंटरनेशनल अफेयर्स को समझती है, इस स्टेटमेंट को आप कैसे देख रही हैं? देखिए करुणा, दुगिन जो है वो तो बहुत खास पुतिन का दिमाग माने जाते हैं। उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया इस युद्ध के दौरान। और आप जब खेरसोन के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की तरफ देखें, दुगिन इसीलिए नाराज हैं। तो एक तरफ मोल्डोवा की तरफ रशिया आगे बढ़ सकता था यदि खेरसोन पे कब्जा रहता, तो वहाँ पे ट्रांसनिस्ट्रिया नाम की जगह है मोल्डोवा और खेरसोन के बीच में, और वहाँ पर प्रो रशिया सेपरेटिस्ट ग्रुप एक्टिव है वहाँ पर। तो इसीलिए दुगिन को लग रहा था कि वो आगे बढ़ सकते हैं, ओडेसा की तरफ बढ़ सकते हैं। यही बहुत बड़ा झटका पुतिन के लिए भी है। मैं आऊंगी इसी चर्चा के साथ आपके पास। एक ब्रेकिंग न्यूज बता दें, पुतिन से बागी दुगिन ने विरोध को लेकर दिए कई तर्क भी। दुगिन का कहना है, दुगिन ने पोस्ट में लिखा है कि राजा को कैसा होना चाहिए, ये दुगिन कह रहा है। दुगिन ने पुतिन को अपने पैमाने पर बताया नाकाम, यानी जो पैरामीटर्स वो सोचकर बैठे थे पुतिन उस पर खरे नहीं उतरते। खेरसोन की हार को दुगिन ने माना रूस का अपमान भी, कि खेरसोन में जो हार हुई है वो एक तरह से नाकामी है पुतिन की। बिल्कुल नाकामी बता रहे हैं, शर्मनाक बता रहे हैं। आइए अब ये देखते हैं कि दुगिन ने जो लॉजिक दिया है
आखिर उस लॉजिक में दम कितना है, यह समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। और ये कितना खतरनाक है, यह भी एक बड़ा सवाल। दुगिन ने क्यों दी पुतिन की सुपारी, मारने की धमकी आप क्यों दे रहे हैं? तर्कों को आप जरा समझिए। हम शासक को कुछ उम्मीदों से सत्ता सौंपते हैं, हमें भरोसा यह होता है कि वो हमारी रक्षा करेगा। यह कहा गया है पुतिन को लेकर, मुश्किल वक्त में हमें और देश को बचाया जाएगा। ऐसा ना करे तो फिर राजा का कोई मतलब ही नहीं होता है। हर असली रूसी को शोक करना चाहिए जो हालात हैं। रूस ने खेरसॉ में आत्मसमर्पण कर दिया है, बेहद शर्मनाक है। जो खेरसॉ पर परेशान नहीं है वो रूसी नहीं है। और जानकारी अंजलि आप दीजिए इस पर। बहुत बड़ी बातें कही गई हैं दुगिन की ओर से पुतिन के लिए। आइए अब दुगिन के रुख के बाद आगे क्या हो सकता है ये भी आपको हम समझाते हैं। बागी हुए हैं दुगिन, और अब पुतिन आखिर क्या करेंगे, क्योंकि सबसे भरोसेमंद चेहरा ही जब बागी हो जाए तो पुतिन के लिए बहुत संकट की घड़ी है। युद्ध शुरू होने के बाद पुतिन के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है कि पहली बार कोई इतने दमदार करीबी ने पुतिन पर ही सवाल उठा दिए हैं। दुगिन की बगावत के बाद पुतिन विरोधियों के मुखर होने का खतरा भी है। रूसी सैनिकों के मोराल पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ेगा, जैसा संजय सोई सर भी कह रहे थे। अमेरिका और दूसरे पश्चिमी विरोधियों का हौसला और बढ़ जाएगा। कर्नल शुक्ला, दुगिन ये जो आरोप लगा रहे हैं पुतिन के ऊपर, बहुत बड़े आरोप है, कई बड़े सवाल पूछ दिए। हैरानी इस बात की है कि पुतिन से वो शख्स सवाल पूछ रहा है जो सबसे भरोसेमंद चेहरा था उसका एक समय में। क्या लगता है आपको, जो दुगिन लॉजिक दे रहे हैं उसमें दम है, या फिर उनकी यूरोप और अमेरिका से कोई डील हुई है? एक संभावना ये भी है। नहीं, ऐसा कोई चीज़ नज़र नहीं आता। जब युद्ध लंबा चलता है तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं बाहर। ऐसा एक युद्ध के दौरान अगर हम कहें कि कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल लीडर जो है वो सारे डिसीजन ले रहा है, ऐसा नहीं है पॉसिबल। एक ग्रुप ऑफ लीडर्स होते हैं जिसके अंदर बड़े बड़े जर्नल्स होते हैं, स्ट्रेटेजिक एडवाइजर्स होते हैं। आप समझिए ना, दुगिन वो शख्स है जिन्होंने पुतिन के लिए अपनी बेटी को खो दिया। बिल्कुल, उनके एक्सीडेंट की साजिश रची गई थी हत्या की। बिल्कुल सही। लेकिन जो अभी स्ट्रेटजी चेंज की है रशिया ने, जो कि विड्रॉ किया है खारसॉ से, जो कि उनके लिए एक बहुत प्रेस्टिजियस इवेंट बन गया है, इसका रिपरकशंस देखने को मिल रहा है जो दुगिन का स्टेटमेंट आया है। बट ये एक सोची समझी रणनीति है। विड्रॉल एक स्ट्रेटजी होता है वॉर का। विड्रॉल ऐसा नहीं है कि आपने छोड़ दिया, ये कोई बड़ा चीज करने का, रीग्रुपिंग की तैयारी। बिल्कुल, ये कोई बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है क्या? इसकी तरफ पुतिन बढ़ रहा है, या फिर दुगिन जो बता रहे बेहद शर्मनाक है आत्मसमर्पण जो कर दिया गया है, इस पर शर्म आनी चाहिए। और जो सभी रूसी है वो ऐसा ही महसूस कर रहे होंगे जैसा कि दुगिन कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर आप देखिए, खेरसॉ पर ही है। खेरसॉ पर पुतिन के प्रेस प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का बड़ा बयान आया। रूसी सेना का पीछे हटना अपमानजनक नहीं है। रूसी सेना के लौटने पर हमें कोई पछतावा नहीं है। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि खेरसॉ पर तो बाकायदा कब्जा कर लिया गया था और इसके लिए पूरा एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया था मॉस्को में, क्रेमलिन में जब ऐलान किया गया था। तो क्यों शर्मनाक नहीं, क्यों पछतावा नहीं है? समझाइए निधि आप। बिल्कुल करुणा, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि अब प्रवक्ता की तरफ से कहा गया कि रूस को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क तो पड़ता है। खेरसॉन उन इलाकों में से है जिस पर रूस 90% से ज़्यादा दावा कर रहा था, लुहांस्क और डोनेट्स्क की तरह, और उसके बाद भी यहाँ पर वो पिछड़ता हुआ नजर आया। रूस की सेना लगातार मात खा रही है, लगातार यूक्रेनी सेना वहाँ पर गोलाबारी और बमबारी कर रही है, और कल की जो तस्वीरें सामने आई वो और ज़्यादा विनाशक आई। तो जो दुगिन ने कहा है, जो खेरसॉन में इस वक्त पिट रहा है रूस, उसको लेकर कितनी आशंकाएं बढ़ गई, अब आपको बताते हैं कि किस तरह से फेलियर्स सामने आए हैं। कीव में किस तरह का फेलियर सामने, फेलियर नंबर 1, 30 मार्च मैदान छोड़ दिया गया रूस के जरिए, तो ये पहला फेलियर था। उसके बाद अगर फेलियर नंबर 2 की बारे में बात करें तो वो था खार्किव। ये भी अगला टारगेट था रूस का, लेकिन यहां पर भी विफलता देखने को मिली। 9 सितंबर रूसी सेना वहां से वापस लौट गई। फेलियर नंबर 3 लाइमैन, 1 अक्टूबर रूसी सेना की वापसी यहां पर हुई और ये भी सरेंडर कर दिया गया। कई सैनिक तो यहां पर सरेंडर करते हुए दिखे कि हमें अपनी जान बचानी है। ये फेलियर नंबर 3 रूस का। फेलियर नंबर 4 आपको बताते हैं, जिसमें रूस का खेरसॉन, जो कि यूक्रेन का खेरसॉन इलाका था, वहां से भी रूसी सेना लगातार वापसी करती हुई दिखाई दी। 7 महीने बाद कब्जा छोड़ लिया गया। 9 नवंबर की बात है खेरसॉन। और जो अब अगला टारगेट है वो खेरसॉन है, और खेरसॉन में पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि जो रूस है वो हारता हुआ दिख रहा है। और इसी वजह से जो डुगिन का बयान सामने आया, अलेक्जेंडर डुगिन का, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। मैं पांडे सर आपके पास आ रही हूँ इस मामले को लेकर। आपको क्या लग रहा है, ये जो पलड़ा कमज़ोर हो रहा है रूस का, ये आने वाले वक्त में इस युद्ध में और ज़्यादा निर्णायक साबित होगा कि वो हार रहा है यूक्रेन से? क्योंकि उनके अगर करीबी ऐसा कह रहे हैं, फिर अलग अलग फेलियर्स भी हम बता रहे हैं रूस के, तो आप इस वक्त क्या सिचुएशन देखते हैं? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रूसी सेनाओं ने खार्सन में आत्मसमर्पण नहीं किया है।
उन्होंने वहाँ से विड्रॉ किया है, तो दोनों में बहुत ही अंतर है। तो ये जो मैसेज डेफिनेटली ये हम लोग भी सब परेशान थे जो मिलिट्री स्ट्रेटजी को डील करते हैं, स्टडी करते हैं, वो जानते हैं कि एक बड़ी मुश्किल से जिस आपने एरिया को कवर किया, कब्जा किया, उसको आप आसानी से सहजता से छोड़ रहे हैं, वो बड़ा ही असहज लगता है। लेकिन अगर ध्यान से देखें कि खारसोन की महत्ता बहुत है स्ट्रेटेजिक रूप से, क्रीमिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन वहां पे सर हेल्पलेस 4 रीजन में से एक रीजन छोड़ना ये सबके लिए चिंता का विषय था। लेकिन देखिए बार बार ये आ रहा है। मेरा कहने का मतलब ये वहाँ हेल्पलेसनेस बहुत है, तभी विड्रॉ किया जा रहा है कि हम अक्षम है, हम कुछ कर नहीं सकते, तो अंतिम रूप यही है कि हम वापस चले जाएं वहां से। नहीं, ये कहना, देखिए ये तब कहा जाता कि कुछ लिमिटेशंस डेफिनेटली है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये दुगिन का जो अभी ये प्रकरण सामने आया है बता रहा है कि संवाद की कुछ कमी रही है। सवाल ये भी नहीं है, आप लोग ठीक है ये कह रहे हैं कि एक स्ट्रेटजी है पुतिन की जिसके हिसाब से उन्होंने अपने सैनिकों को खेरसोन से हटा दिया है, ये तो बात समझ में आती है जो आप लोग कह रहे हो, क्योंकि आप लोग समझते हैं युद्ध की रणनीतियों को। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर पुतिन के सबसे भरोसेमंद को उनके इस फैसले पर यकीन है क्यों नहीं। बखमुट से सामने आया है यूक्रेनी अटैक का वीडियो। Mi-24 अटैक हेलीकॉप्टर से यूक्रेन ने हमला किया है। रूसी हमले का जवाब देती नजर आई है यूक्रेन की सेना। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं Mi-24 से कैसे अटैक किया है यूक्रेन ने रूस के ऊपर। संजय सोई सर, लगातार तस्वीरें तो हम दिखा ही रहे हैं, लेकिन जरा ये बताइए, दो बातें हैं। पहली बात तो ये आप लोग कह रहे हैं कि पुतिन की स्ट्रेटेजी का हिस्सा है खेरसोन से अपने सैनिकों को हटा देना, लेकिन रूस की तरफ से फिर ऐसा बयान दोबारा क्यों आता है कि अभी भी खेरसोन हमारा है, दोबारा हम उस पर कब्जा कर लेंगे? ये कौन सी रणनीति है कि पहले अपने सैनिकों को हटा लीजिए और फिर कहिए कि फिर से हम कब्जा करेंगे? जी बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर आप देखिए ये स्ट्रेटेजी उन्हें मजबूरी में लेनी पड़ रही है। कौन विड्रॉ करेगा अपना इलाका कैप्चर करके उसको पीछे चला जाएगा जी। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको एक सफर कर रहे हैं, वो नुकसान उठा रहे हैं, उनको वो एरिया होल्ड करना मुश्किल हो रहा है। यही कारण है कि आज उनको डनाइपर रिवर के पीछे आना पड़ रहा है और उन्हें वो ब्रिज उड़ा दिया। तो वैसे तो वो 4 इलाके भी छोड़ देंगे जिस पर खुद पुतिन ने हस्ताक्षर करके कहा था कि हमारे, इसलिए अभी पुतिन सर्दियां आ रही हैं, उसको मुश्किल लग रहा था और शायद सस्टेन करना जो ट्रुप्स उनके आगे नदी के आगे ट्रुप्स। मुझे लगता है शायद इसलिए भूमिका बनाने की कोशिश है ज़ेलेंस्की की तरफ से कि हम आखिरकार वो भी हथियार कर रहेंगे 4 इलाके रूस के कब्जे में। एक बड़ी खबर ले लेते हैं करुणा। बिल्कुल बिल्कुल बड़ी खबर है। ज़ेलेंस्की ने खेरसों को लेकर बड़ा ऐलान किया है, कहा है कि हमारी सेना ने खेरसों को कंट्रोल में लिया है। पहली बार खेरसों में यूक्रेन की वापसी का ऐलान किया गया। हालात सामान्य होने में लगेगा कुछ दिन, ज़ेलेंस्की ने यह बोला है। ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, इन तस्वीरों को सामने रखा गया यूक्रेन की तरफ से, और ये देखिए यूक्रेनी झंडा अब आपको खेरसों में नजर आ रहा है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने और क्या कुछ खेरसोन को लेकर कहा है, जो कि इस वक्त हालात हैं। फिर से यूक्रेन का खेरसोन, ये कहा ज़ेलेंस्की ने, ये पहला ऐलान। यूक्रेन की स्पेशल मिलिट्री यूनिट खेरसोन पहुंच चुकी है। शहर में फिलहाल सर्च का काम जारी है कि ये ज़ेलेंस्की की तरफ से बयान आया, औपचारिक बयान। रूसी सैनिक कई माइंस और विस्फोटक छोड़ गए हैं। बुनियादी चीज़ों को धीरे धीरे बहाल किया जा रहा है। ज़ेलेंस्की की तरफ से ये कहा गया, युद्ध की वजह से यूक्रेनी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रुक गया है। हम यूरोपीय यूनियन के रास्ते नए विकल्प पर काम कर रहे हैं। खेरसों के लोगों ने दुश्मनों के सामने झुकने से इनकार कर दिया और फिर वहाँ पे जश्न का माहौल, जो कि तस्वीरें सामने आ रही हैं। अंशु जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो तस्वीर इस वक्त बयां कर रही है खेरसोन की, आप क्या देखते हैं, युद्ध इस वक्त किस मोड़ पर आ चुका है? देखिए, हम इस युद्ध में अलग अलग अध्याय खुलते और बंद होते हुए देख रहे निधि। हम जब इस खेरसोन के एपिसोड को देखते हैं तो हम जो यूक्रेन को जश्न मनाते हुए देख रहे हैं, एक बिंदु यूक्रेन की जनता और ज़ेलेंस्की को समझने की ज़रूरत है कि अपने देश को पूरी तरह से बर्बाद करके उस पर खड़े होकर वो जश्न मना रहे हैं। दूसरा बिंदु ये समझने की ज़रूरत है कि उन्होंने रशिया की सेना को खदेड़ के खेरसोन क्या करेंगे, हौसला नहीं रखेंगे तो क्या करेंगे, हार जाएंगे। हौसला, वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसीलिए जनता भी ज़ेलेंस्की का साथ दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अब आगे जैसे जैसे मौसम खराब होता जाएगा, इसीलिए खेरसोन से पुतिन ने अपनी सेना को वापस बुलाया है, क्योंकि बड़ा नुकसान तो पुतिन को भी हुआ है। अब नाइपर रिवर के पार जो यूक्रेनी सेना है वो अब रशिया को जाने नहीं देगी, और एक लॉजिस्टिक्स या रसद सप्लाई की दृष्टि से रशिया को बड़ा नुकसान होगा। तो ये अब एक अलग नया अध्याय हम खुलते हुए देख रहे हैं। लेकिन साथ साथ जो ऊर्जा, बिल्कुल साइकोलॉजिकली भी क्या ये एक बहुत बड़ी डिफीट है रशिया के लिए, और अगर साइकोलॉजिकली बहुत बड़ी डिफीट है तो फिर जाहिर सी बात है कि मोराल किस तरह से बूस्टअप है यूक्रेन का और मोराल किस तरह से डाउन है रशिया का। और वॉर जोन में अगर ऐसा होता है तो फिर आगे भविष्य आप खुद अंदाज लगा सकते हैं। इधर यूक्रेन को बेलारूस की धरती से अटैक का बड़ा खतरा है। ये बड़ी खबर, बेलारूस सीमा से
बचाव में यूक्रेन जुटा हुआ है बेलारूस की सीमा पर। बाढ़ यूक्रेन लगातार लगा रहा है। ज़ेलेंस्की के एडवाइजर ने इस बारे में जानकारी दी। आप समझिए कि बेलारूस में हजारों की संख्या में 9,000 से ज्यादा सैनिक मौजूद है रशिया के। दूसरी तरफ आर्टिलरीज मौजूद है, किंजल मिसाइल यूनिट्स वहां पर मौजूद हैं। तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। और लगातार बेलारूस से बड़े हमले का खतरा यूक्रेन की तरफ से जताया जा रहा है कि रशिया यहां से भी स्ट्राइक कर सकता है, हमला बोल सकता है। इसलिए अब देखिए बाढ़ लगाने का काम जारी है। जी हाँ, और आइए समझते हैं कि आखिर यूक्रेन के लिए संकट क्या है और इसे समझते हुए ज़ेलेंस्की की फौज बेलारूस की सीमा पर क्या कर रही है इस वक्त, ये जानना जरूरी है। बेलारूस बॉर्डर की देखिए सीलबंदी की जा रही है। वॉर शुरू होने के बाद से ही पुतिन के साथ खड़ा है बेलारूस। बेलारूस का सैन्य इस्तेमाल भी रूस करता रहा है। अब बेलारूस से यूक्रेन पर अटैक का अंदेशा है। खतरे को भांपते हुए बॉर्डर पर तारबंदी कर रहा है यूक्रेन। सैंड बैग्स भी वहां पर लगाए जा रहे हैं और गड्ढे खोदे जा रहे हैं। बेलारूस और यूक्रेन के बीच 1000 किलोमीटर से ज्यादा का बॉर्डर है। कर्नल शुक्ला शुरुआत के दिनों से ही बेलारूस तो रूस के साथ खड़ा रहा है। लुकाशेंको लगातार बताते रहे कि हम पुतिन के हर फैसले के साथ खड़े हैं। यहां तक कह दिया कि हमारी धरती से न्यूक्लियर अटैक भी कर लीजिए, आप अपनी धरती हम दे रहे हैं। फिर अचानक ऐसा नया क्या होगा, कौन सी नई स्ट्रेटेजी होगी कि बेलारूस से हमले की तैयारी हो रही है यूक्रेन के लिए। यूक्रेन तो उससे ज्यादा तैयारियां कर रहा है उन्हें रोकने के लिए। ये जो वायर लगाई गई है ये किसी तरह से किसी हमले को रोकने के लिए नहीं लगाई, ये किसी तरह से कामयाब नहीं होगी। ये घुसपैठ को रोकने के लिए तो लगाई गई है। जिस प्रकार से मैं देखता हूँ, एक रिफ्यूजी का रिस्ट्रिक्शन किया गया है, रिफ्यूजी उस तरफ ना माइग्रेट कर जाएं, उनके लिए इन्होंने तार लगाई गई है। क्योंकि युद्ध के अंदर जब कभी अटैक होगा तो इस तरह के कोई भी ऑब्स्टेकल इजीली क्लियर किए जा सकते हैं। लेकिन अच्छा, ये डीके पांडे सर, सवाल ये बताइए, ये जो बाड़ेबंदी की जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि खैरसॉन में, दोनों को रिलेट कर रहा हूं, खैरसॉन से आप पीछे चले गए हैं और आप उत्तरी फ्रंट से ज़ेलेंस्की को अंदेशा है कि कहीं ये स्ट्रेटेजी तो काम नहीं कर रही कि यहां से कदम पीछे खींचो और उत्तरी फ्रंट से अटैक कर दो और वहां से कब्जा शुरू कर दो। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बात का अंदेशा इसलिए ये सब कुछ हो रहा है? देखिए, हम लोगों ने देखा पिछले 8.5 महीने में जिस प्रकार की रणनीति रही है रशिया की, रशिया खुद लड़ता रहा है। उसने बेलारूस को, ये क्रीमिया को बीच में जोड़ने के प्रयास नहीं किया है। तो ये कहना कि बाढ़, रशियन फोर्सेस तो वहां मौजूद है ना। मैं उसी पा रहा हूं कि रशियन फोर्सेस की तैयारी होती रहेगी तो उससे बाढ़ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केवल जो आम लोग हैं जिनका आना जाना है, और जहां तक फौज की बात है रशियन फोर्सेस की, वहां पर उनका जो है डेंसिटी बहुत ही कम है। तो वहां पर बाढ़ लगाने का उद्देश्य जो बता रहे हैं, ठीक है, यानी कि एक प्रीएम्प्टिव मेजर आपको नजर आ रहा है, इसलिए बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए और एक प्रीएम्प्टिव मेजर है जिसके लिए यूक्रेन ये काम करता हुआ नजर आ रहा है। बेलारूस के साथ अपनी सीमा को और मजबूत कर रहा है। इन सब की देखिए एक और बड़ी खबर यूक्रेन पर। अमेरिका में फिर से सामने आ गए हैं मतभेद। अमेरिकी सेना और जो बाइडेन सरकार आमने सामने है। विदेश मंत्री ने कहा कि यूक्रेन जीत रहा है। टॉप यूएस जनरल बोले हैं यूक्रेन की जीत आसान नहीं तो दो है बातें। एक तरफ विदेश मंत्री कह रहे हैं कि यूक्रेन जीत रहा है, टॉप जनरल बोल रहे हैं कि यूक्रेन की जीत आसान नहीं है, क्योंकि अमेरिका को पता है कि लगातार किस तरह से फ्यूलिंग का जो काम है वो अमेरिका और नाटो फोर्सेस कर रही है। और 9 महीने के बाद भी अगर आज यूक्रेन इस तरह से जीत रहा है, क्योंकि ये वही यूक्रेन है जिसको लेकर 24 फरवरी को तस्वीरें जो सामने आई थी, एक बड़ी बौखलाहट चिंता थी, लग रहा था महज कुछ घंटों की बात है और कीव फॉल कर जाएगा। लेकिन कीव का फॉल करना तो दूर, वो इलाके जहां पर कब्जा कर लिया गया, विलय का ऐलान कर दिया गया, उन तक से कदम पीछे खींचकर रूसी सेना को भागना पड़ रहा है। तो यूक्रेन पर आर पार अमेरिका में सेना वर्सेस सरकार, विदेश मंत्री कुछ बोल रहे हैं, टॉप जनरल कुछ बोल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है आप जरा देखिए। दोनों आपको हम बयान दिखाते हैं। एक तरफ विदेश मंत्री आपको नजर आ रहे हैं, एक तरफ मार्क मिले, टॉप यूएस जनरल है। उनका क्या बोलना है? बातचीत से समाधान की अब कोशिश होनी चाहिए। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन क्या बोल रहे हैं? अभी बातचीत के लिए सही समय नहीं है। आगे और क्या हो रहा है? मार्क मिलागर बोलते हैं कि यूक्रेन ने मुकाबला किया लेकिन जीतना बेहद मुश्किल है। लेकिन एंटनी ब्लिंकन इत्तेफाक नहीं रखते। वो बोलते हैं यूक्रेन की जीत तक हमारी मदद जारी रहेगी और यूक्रेन जीत रहा है। ये एक अलग बात निकल कर आ रही है। मार्क मिले अगर ये बोलते हैं कि पुतिन से बातचीत के और रास्ते तलाशे जाएं, लेकिन एंटनी ब्लिंकन क्या बोलते हैं? कमजोर रुख दिखाकर पुतिन को फायदा नहीं उठाने देंगे। तो ये दो अलग अलग बातें आ रही हैं। आगे जहां भी मौका मिले बात करके शांति स्थापित की जाए। लगातार बातचीत पर मार्क मिले फोकस कर रहे हैं एंटनी ब्लिंकन, लेकिन ये बोलते हैं कि बात कब करनी है ये यूक्रेन को खुद
तय करना होगा, क्योंकि ज़ेलेंस्की तो अभी साफ इंकार कर चुके हैं। मार्क मिले, जहां भी मौका मिले बातचीत की जानी चाहिए। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद। अंशु जी, मेरा सवाल आपसे है, ये जो मतभेद निकलकर सामने आ रहा है, एक तरफ बातचीत पर फोकस की बात कही जा रही, दूसरा बोला जा रहा है यूक्रेन डिसाइड करे कब बातचीत करनी है कब नहीं करनी। एक बोल रहा है जीत रहा है, एक बोल रहा है अभी नहीं जीत रहा है। ये क्यों है, और अगर ऐसा होगा तो क्या इसका कोई फर्क यूक्रेन में जो वेस्टर्न कंट्रीज उनकी स्ट्रेटेजी बन रही है उसका कोई असर भी आप देख रहे हैं वहां पर? करुणा, जब आप अमेरिका को देखते हैं तो इस युद्ध के शुरुआत से ही ये विरोधाभास हम अमेरिका के अलग अलग जो ऑफिशियल्स हैं उनके स्टेटमेंट्स में देखते आए हैं। एक तरफ अमेरिका की तरफ से हम स्टेटमेंट देखते हैं कि युद्ध का अंत होना चाहिए, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूक्रेन को बराबर मदद अमेरिका पहुंचा रहा है सीधे सीधे, और साथ ही नाटो कंट्रीज के जरिए भी मदद पहुंचा रहा है। यदि अमेरिका युद्ध का अंत चाहता है तो फिर ज़ेलेंस्की को बार-बार भड़काकर आगे क्यों बढ़ाया जाता है? हम सिर्फ उतने ही हथियार दे रहे हैं यूक्रेन को जितने में वो खुद को प्रोटेक्ट कर पाए, उससे ज्यादा हथियार नहीं दे रहे, हम युद्ध को फ्यूल नहीं कर रहे हैं। अंजलि, इसमें आप इसीलिए अमेरिका की स्मार्टनेस देखिए कि अमेरिका का इस पूरे युद्ध में बहुत भला हुआ है। एज एन आर्म ट्रेडर उसने जिस तरह से आर्म्स रेस को आगे बढ़ाया है, जिस तरह से नाटो के जो छोटे देश थे उनको वो आर्म्स बेच रहा है, ये हमें देखने की अमेरिका जो है वो स्मार्ट ही नहीं, जो चाहता है वो एक अलग माइंड गेम के हिसाब से चाहता है। लेकिन फिलहाल अमेरिका क्या चाह रहा है ये बता देते हैं दर्शकों को। प्रधानमंत्री मोदी से मिलना चाहते हैं जो बाइडेन, G20 मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी से मिलना चाहते हैं बाइडेन। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता पहले भी आपने देखा होगा, तस्वीरें बहुत गर्मजोशी वाली आती हैं बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी की। यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सुलिवन का बयान सामने आया है। दरअसल सबकी निगाहें इस वक्त, पूरी दुनिया की निगाहें 14 से 16 नवंबर तक बाली में जो G20 सम्मेलन होने वाला है उस पर टिकी हुई हैं, और अब जो बाइडेन के प्रवक्ता का बयान भी आ गया है कि पीएम मोदी से मिलना चाहते हैं। बिल्कुल, 14 से 16 नवंबर को बाली में होना है G20 सम्मेलन, और इस सम्मेलन के बारे में आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो शरीक होंगे, इसलिए जो बाइडेन जो अमेरिकी प्रेसिडेंट है वो उनसे मिलना चाहते हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि पुतिन नहीं आ रहे हैं इस बैठक में, पुतिन शामिल नहीं हो रहे हैं। तो क्या ऐसे में अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रूस यूक्रेन वॉर को लेकर के ही चर्चा करना चाहते हैं, इसी बारे में बातचीत होना चाहते हैं, क्योंकि भारत जो है वो रूस का सबसे अच्छा दोस्त रहा है और अभी तक इस पूरे वॉर सिचुएशन में भारत का न्यूट्रल पक्ष रहा है। भारत शुरुआत से ये कहता रहा है कि ये घड़ी युद्ध की नहीं है, युद्ध खत्म होना चाहिए, दोनों देशों को मिलकर बैठकर बातचीत करनी चाहिए। बड़ा सवाल है कि संभावनाएं क्या क्या है, क्यों मुलाकात करना चाहते हैं जो बाइडेन भारत के प्रधानमंत्री से। अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन ने स्टेटमेंट दिया है कि बाली में पीएम मोदी से मिलना चाहते हैं बाइडेन। समय मांगा है जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात को लेकर बेहद पॉजिटिव है जो बाइडेन, और कहा यह भी जा रहा है कि अगले साल भारत भी जरूर जाना चाहेंगे अमेरिकी प्रेसिडेंट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। जो बाइडेन इंडिया आना चाहते हैं और जब पीएम से मिलेंगे तो इस बारे में भी बातचीत कर सकते हैं। G20 की अगली मीटिंग का मेजबान यानी कि होस्ट है भारत, यह भी बड़ा पहलू है। दूसरी जानकारी है, रूस यूक्रेन जंग के बीच हो रही है दुनिया के दिग्गज देशों की यह बैठक, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात करना चाहते हैं अमेरिकी प्रेसिडेंट। रूस के राष्ट्रपति सुरक्षा का हवाला देकर इस मीटिंग में नहीं जा रहे हैं। पहले ही ये क्लियर किया हमने कि पुतिन इस मीटिंग में हिस्सा नहीं ले रहे। रूस यूक्रेन के बीच सुलह के लिए भारत पर दुनिया की निगाहें हैं। लगातार हमारे पैनलिस्ट भी ये कहते रहे हैं, इसलिए पैनलिस्ट का रुख करना चाहेंगे। पांडे सर, भारत के बारे में लगातार दुनिया ये कहती रही है कि अगर रूस को कोई समझा सकता है इस युद्ध के लिए तो वो भारत ही है। जो बाइडेन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसलिए भी मिलना चाहते हैं, रूस यूक्रेन वॉर को लेकर के वो बातचीत करना चाहते हैं कि रूस को वो समझाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? देखिए, तीन बातें बहुत ही तेजी से मैं बताना चाहूँगा। पहली बात तो भारत ऐसा देश है जिसके संबंध रूस के साथ भी अच्छे हैं, यूक्रेन के साथ भी अच्छे हैं और अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं। दूसरी बात कि जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण मानवीय स्तर पर जो कार्य हुए हैं इस युद्ध में, जैसे कि अन्न का भंडारण का है, हमें पता है कि फूड क्राइसिस पूरे यूरोप में छाया हुआ है और भारत ने यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर जो बैकडोर में जो हेल्प किया था वो सबको पता है। तो अमेरिका को पता है कि हर तरीके से भारत जो है वो शांति स्थापित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसके अलावा बाइडेन का जहाँ तक बात है इंडिया आने की, तो आने वाले चुनाव के लिए उनको जो भारतीय वोटर्स हैं अमेरिका में
वो उनकी तरफ भी जो है अटैच हो सकता है। ऐसा लगता है पांडे सर, बाइडेन भरोसा करते हैं प्रधानमंत्री मोदी पर और इसीलिए वो चाहते हैं कि हल शायद वहां से निकल। और इसको हम विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के बयान से जोड़ सकते हैं। क्या अप्रोच है वो बातचीत तरफ नजर आ रहा है? क्या बड़ी खबर है, निधि बताइए। एक बड़ी खबर, ऋषि सुनक और मैक्रों से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ये बड़ी खबर आ रही है। G20 समिट में दोनों से मोदी की द्विपक्षीय मुलाकात होगी। ये बायलैटरल टॉक्स होंगे। 14 नवंबर से बाली में शुरू हो रहा है G20 समिट और इसी पर ही सबकी निगाहें हैं। अब जो ऋषि सुनक जो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री हैं उनसे भी मुलाकात होगी, आमने सामने बातचीत होगी। ये बायलैटरल द्विपक्षीय वार्ता होगी जिस पर नजर रहेगी। तो आइए, प्रधानमंत्री मोदी की ऋषि सुनक और मैक्रो से होने वाली इस मुलाकात, इस मीटिंग की डिटेल जानना बहुत जरूरी है और इसको आपको बता देते हैं। सुनक मैक्रो से मुलाकात होगी तो क्या होगा, कितनी खास मुलाकात होगी? बाली में, इंडोनेशिया की राजधानी बाली में G20 की जो बैठक है इसमें कुछ नेताओं से प्रधानमंत्री की जो मुलाकात है वो तय हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच सुनक और इमैनुअल मैक्रो से मोदी की मुलाकात काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। सुनक से प्रधानमंत्री मोदी पहली बार मुलाकात करेंगे। दोनों के बीच फोन पर बात हुई है और साथ ही भारत ब्रिटेन रोड मैप 2030 को लेकर भी आगे बढ़ सकते हैं भारत और ब्रिटेन। रोड मैप 2030 की घोषणा मई 2021 में प्रधानमंत्री मोदी और बोरिस जॉनसन ने की थी। अब क्योंकि वहां पर ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बन गया, ऐसे में इसको आगे बढ़ाना मजबूती के साथ यह प्राथमिकता में रहने वाला है। लेकिन ब्रिटेन में राजनीतिक अस्थिरता की वजह से बात आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन अब क्योंकि वहां पर स्थिरता कायम होती हुई नजर आई तो उसके बाद अब इसको आगे बढ़ाने की कोशिशें होगी और G20 का जो ये मंच है वो इसमें काफी कारगर साबित होगा। अब खास बात क्या है ये भी आप समझिए। अभी ये तय नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी की शी जिनपिंग और जो बाइडेन से द्विपक्षीय बात होगी या फिर नहीं। हालांकि जो बाइडेन ये चाहते हैं कि वो मुलाकात करें तो और कुल मिलाकर जो यूक्रेन वॉर जोन है और जो वहां के हालात है इसके मद्देनजर ये बातचीत काफी ज्यादा अहम भी मानी जा रही है।